Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I just hope you all are doing well. So learners, today I am going to discuss with you about Edgeworth duopoly model, Edgeworth oligopoly model and assumptions and criticisms of this model. So मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम कॉर्नर मॉडल और पर्टेंट मॉडल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ अपना बेस क्लियर करने के लिए एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें. कॉर्नर मॉडल अगर आपको समझ आ जाता है, सिर्फ उसकी अजम्पशंस आपको याद रखनी है और बाकी सभी की अजम्पशन सेम है, सिर्फ एक एक अजम्पशन का डिफरेंस है. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजवर्थ मॉडल के बारे में. एजवर्थ डिओपोली और ओलिगोपोली मॉडल दिया गया था 1857 में. आपको रिवाइज करवा दूं, जो कॉर्नर मॉडल था वो दिया गया था 1838 में. बर्टेन का जो मॉडल था वो दिया गया था 1883 में और एजवर्थ मॉडल दिया गया था 1857 में. ठीक है. और यहाँ पे ओलिगोपोली और डिओपोली मॉडल क्यों है ये मैंने पहले भी बताया था आपको. डिओपोली पहले दो फर्म्स को इसमें कंसीडर किया गया था, लेकिन हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं और भी फर्म्स को ऐड इसमें किया जा सकता है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसको हम ओलिगोपोली मॉडल भी बोलते हैं. अब यहाँ पे जो एजवर्थ मॉडल है उसमें एक ही अजम्पशन बिल्कुल अलग है, जो कहती है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी यहाँ पे दोनों फर्म्स की लिमिटेड होती है. हमने बर्टन के मॉडल में पढ़ा था कि वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखती हैं राइवल फर्म्स, और दूसरा उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है. और एजवर्थ मॉडल क्या कहता है कि यहाँ पे उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है. और हमने डिस्कस किया था कि जो उनकी अनलिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी है तो कैसा रहता है कि मार्केट की कैसी सिचुएशन रहती है कि जैसे फर्म ए जो है अपने प्राइस को कम सेट कर लेती है फर्म बी से, फर्म बी फिर ए से कम सेट करती है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी अनलिमिटेड है. तो वो सारे फर्म जितने भी उसके कंज्यूमर्स आएंगे सबको जो है सेल कर सकती हैं. लेकिन अब यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी है, लिमिटेड है. तो इस केस में क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे अजम्पशन क्या है इस मॉडल की, कॉर्नर मॉडल की तरह ये भी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर करती है. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. अजम्पशन वही है, सेम है. दो ही फर्म है, दो होमोजीनियस, दोनों फर्म क्या कर रही है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही, सेल कर रही हैं. मार्जिनल कॉस्ट दोनों की ज़ीरो है. यहाँ पे मेन बात है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है दोनों फर्म की वो कैसी है, लिमिटेड है. ठीक है. और दोनों ही फर्म क्या कर रही हैं, अपने फर्म्स सेल देयर मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट एट एन कॉम्पिटिटिव प्राइस. जो उनका मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है, जितना भी वो बना सकती हैं, वो उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सेल करती हैं. वेयर प्राइस बिकम्स इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जहाँ पे प्राइस किसके इक्वल है, एवरेज कॉस्ट के. अजम्पशन नेक्स्ट क्या कहती है कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है अपने प्राइस का, अपने आउटपुट का डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि दोनों ही क्या कर रही हैं, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को बिल्कुल इग्नोर कर रही हैं. और ये भी अज्यूम किया गया है कि जो फर्म जो प्राइस है राइवल को वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे. ठीक है. अब इस केस में क्या होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं. जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी है, लिमिटेड है. यहाँ पे ये फर्म बी है, ये फर्म ए है. ठीक है. अब यहाँ पे प्राइस मान लीजिए यहाँ पे सेट किया गया है. ठीक है. अब अगर ए क्या करता है, उसका प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज़ है. हम जस्ट मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे 100 रुपीज़ जो है ए प्राइस चार्ज कर रहा है और उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी है, बिल्कुल यहाँ पे लिमिटेड है. तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं उस प्रोडक्ट के वो सभी को सेल नहीं कर सकता, राइट. और बी जब मार्केट में एंट्री करता है तो वो क्या सोचता है कि जो ए है वो तो सभी को सप्लाई कर नहीं सकता है, तो वो अपना प्राइस थोड़ा सा कम पे सेट कर लेता है. तो सारे जो कंज्यूमर्स हैं ए के भी वो बी के पास आ जाएंगे. तो बी क्या करता है, बी अपना प्राइस जो है यहाँ कम पे सेट कर लेता है. अब ऐसे केस में क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स हैं ए के, वो बहुत सारे ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूमर्स बी के पास चले जाएंगे, क्योंकि बी जो है सस्ते में उस प्रोडक्ट को बेच रहा है. ऐसे में फिर क्या होगा कि जो ए है वो अपने कंज्यूमर्स को, वो अपने कस्टमर्स को वापस पाने के लिए उसका जो मार्केट का ज़्यादा शेयर, जो कंज्यूमर्स का ज़्यादा शेयर बी के पास चला गया है, वो उसको वापस पाने के लिए फिर से क्या करेगा, बी से कम प्राइस सेट कर लेगा. मान लीजिए 100 पहले ए का प्राइस था, फिर 90 कर दिया बी ने. अब 90 हो जाने की वजह से ए के बहुत सारे कस्टमर किसके पास चले गए, बी के पास. अब ए ने क्या सोचा कि जो मेरे कस्टमर चले गए हैं मैं उनको फिर से वापस गेन करना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, अपने प्राइस को फिर से कम पे सेट करेगा. ए ने मान लीजिए 80 पे यहाँ पे अपना प्राइस सेट कर लिया. अब क्या हुआ कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी यहाँ पे कैसी है, लिमिटेड है. अब वो सारे के सारे कंज्यूमर्स को तो सप्लाई कर नहीं सकता, वो सिर्फ इतने ही कंज्यूमर्स को सप्लाई कर सकता है जितनी उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है. बी के पास डेफिनेटली तब भी कोई ना कोई जो कंज्यूमर्स है वो रहेंगे. फिर बी क्या सोचता है कि मैं फिर से प्राइस कम कर लेता हूँ, फिर एक ही कंज्यूमर मेरे पास आ जाएंगे. इसी तरीके से ये दोनों क्या करते रहते हैं, अपने प्राइस को कम कम करते रहते हैं. ऐसे जब वो अंडर कट करते रहते हैं प्राइस को, तो एक लास्ट पॉइंट जब आता है
जहाँ पे अब कोई भी फर्म जो है वो अपने प्राइस को ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए। ऐसे केस में जो ए है, मान लीजिए वो क्या करेगा, सबसे नीचे पॉइंट पर यहाँ पे प्राइस आ गया है ए का। अब ए सोचता है कि जो बी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कैसी है, लिमिटेड है। अगर मैं अपना प्राइस थोड़ा सा हाई भी कर लेता हूँ तब भी डेफिनेटली मेरे पास कंज्यूमर्स आएंगे ही आएंगे। तो ऐसा होने की वजह से ए क्या करता है, मान लीजिए बी का प्राइस यहाँ पर है तो ए अपना प्राइस यहाँ पे सेट कर लेगा, इससे थोड़ा ज़्यादा सेट करेगा तो भी क्या है, इसके पास कंज्यूमर्स जाएंगे ही जाएंगे। फिर बी क्या सोचता है कि मैं इसे थोड़ा सा, जब ए के पास कंज्यूमर्स जा रही हैं तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा पे सेट कर लेता हूँ, मेरे भी पास कंज्यूमर्स आएंगे। फिर इसी तरीके से बी थोड़ा सा अपना प्राइस फिर से बढ़ा लेता है। मतलब ये ऐसे ही चक्कर चलता रहता है, ये साइकिल बिल्कुल ऐसे ही चलती रहती है कि पहले जैसे ए ने कम किया, फिर बी ने कम किया, फिर ए ने कम किया, फिर बी ने, और लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल इन्फिनिटी टाइम पीरियड तक ऐसे ही चलता रहता है इस सिचुएशन में, क्योंकि दोनों को पता है कि जो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। अगर वो अपने प्राइस को ज़्यादा भी कर लेंगे तो भी डेफिनेटली कंज्यूमर्स उनके पास रहेंगे ही रहेंगे, आएंगे ही आएंगे। सो यही चेंज था जो हमने बर्टन का मॉडल पढ़ा था। उसमें क्या था कि अगर प्राइस कम करते हैं तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी थी, अनलिमिटेड थी। एक अकेली फर्म भी सारे कंज्यूमर्स को सप्लाई कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे कैसा केस है, यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर आप बिल्कुल अपना प्राइस दूसरी राइवल फर्म से कम भी कर लेते हो तब भी राइवल फर्म के पास कुछ ना कुछ कंज्यूमर्स रहेंगे ही रहेंगे। सो यही रीज़न, ये क्या था इस अजम्पशन की, इस मॉडल की मेन अजम्पशन यही है। और बाकी हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो यहाँ पे भी वही है कि ये प्राइस को कांस्टेंट मान के चल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब आपको पता है कि जो आपकी फर्म है, जो राइवल फर्म है, वो बार बार अपने प्राइस को लो किए जा रही है, कम पे किए जा रही है, फिर भी उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। हर एक पॉइंट पे आने के बाद जो है हर फर्म सोचती है कि वो अपना प्राइस अब इतना ही रखेगा, वो उसको कॉन्स्टेंट रखेगा, वो चेंज ही नहीं करेगा। और ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत है और बिल्कुल अनरियलिस्टिक होने की वजह से जो ये भी एजवर्थ मॉडल है इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियोज़। एंड मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 कोर्सेज़ चल रहे हैं। थ्योरेटिकल यूनिट्स का 599 रुपीज़ का कोर्स है जिसमें हम 5 थ्योरेटिकल यूनिट्स को कवर करवा रहे हैं, एंड 3 यूनिट्स का 999 का कोर्स चल रहा है। एंड इंडिविजुअल यूनिट में भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।